चलो C4 साइकिल पढ़ा रहा था ना आपको। अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चों के तो अलग ही मजे हैं। उन्होंने तो अपना ननिहाल समझ रखा है, जब मन आता ज्वाइन कर लेते हैं। इधर से आवाज आ रही है। अच्छा चलो आ जाओ। C4 साइकिल में मैं आपको बता रहा था कि हैच एंड स्लेक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके मैकेनिज्म को डिसिफर किया है, ठीक है। और उसके पहले ही एक साइंटिस्ट थे क्रोट्सको, उन्होंने क्या बोला कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जहाँ पे कि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो ऑक्सिलस एसिड है, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका मैकेनिज्म देखते हैं पहले, फिर मैकेनिज्म के बाद जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी वो पिक करेंगे। यहाँ पे ये सपोज कर लो आपके लिए बाहर की सेल है मीजोफिल, ठीक है। ये मीजोफिल सेल्स अभी मत बनाना, मैं बता दूंगा जब बनाना है आपको, ठीक है। मीजोफिल सेल के नीचे आपकी बंडल सीट सेल, ये बंडल सीट सेल, ठीक है। और ये दोनों के दोनों आपस में किस तरह से कनेक्टेड हैं? प्लाज्मोडेस्माटा से, ठीक है। पहले ही बता चुका हूं कि इनके बीच में जो कनेक्शन एस्टेब्लिश है वो प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ठीक है। और आपको ये पता है, इसको लिख दो जरा सा, मेंशन कर दो कि ये अब बना सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं। मीजोफिल से, और ये है आपका बंडल सीट सेल। अब आपको पहले से ही पता है क्या डिफरेंस है दोनों में, मीजोफिल सेल और बंडल सीट सेल में क्या डिफरेंस है वो सब पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। इनमें जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें भी डिफरेंस है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट जो आपस में जो क्लोरोप्लास्ट है, मतलब यहाँ पे इसके जो क्लोरोप्लास्ट है उसके क्लोरोप्लास्ट है, मॉर्फोलॉजिकल और इंटरनल एनाटॉमिकल दोनों डिफरेंस दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये आपकी मीजोफिल सेल है, और मीजोफिल सेल में क्या होगा, ये मान के चलना है मैं इसके क्लोरोप्लास्ट की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहा हूँ मैं, क्लोरोप्लास्ट थोड़ी बनाने लगूंगा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्राइमरी एक्सेप्टर है, ठीक है। पहले एक और चीज क्लियर कर देता हूं कि जो फिक्सेशन है, ठीक है, फिक्सेशन किसका फिक्सेशन? कार्बन डाइऑक्साइड, वो दो बार डबल फिक्सेशन है यहाँ पे, ठीक है। एक का नाम दे दोगे आप इनिशियल फिक्सेशन, और दूसरे का नाम दे दोगे आप फाइनल फिक्सेशन, ठीक है। फाइनल फिक्सेशन, तो जो इनिशियल फिक्सेशन होगा वो कौन से सेल पे होगा? मेसोफिल। तो यहाँ पे ये लिख सकते हो कि इनिशियल जो फिक्सेशन है इट विल टेक्स प्लेस इन मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल में होगा। और जो फाइनल फिक्सेशन है, जो फाइनल फिक्सेशन है आपका, दैट विल टेक्स प्लेस इन बंडल सी, बंडल सीट सेल, ठीक है। तो ये अगर आपसे कभी आ जाए क्वेश्चन कि जो फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी सेल में होता, तो कंफ्यूज में होकर ये मत बोल देना कि भाई बंडल सीट सेल, दोनों में होगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि पूछ कौन सा फिक्सेशन है, इनिशियल फिक्सेशन की बात कर रहा है या फाइनल फिक्सेशन की बात कर रहा है। इनिशियल फिक्सेशन में जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, इस इनिशियल फिक्सेशन के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, उस एंजाइम का नाम है पेप्टेज, पेप्टेज, उसको पेप्टेज बोलते हैं, ठीक है। और जो बंडल सीट सेल है, ठीक है, या फाइनल जो फिक्सेशन है, उसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है आपको पता ही है क्या है, रूबिस। इसीलिए मैंने बताया था
कि जो बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट है वहां पे रूबिस्को प्रेजेंट है, जबकि जो मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट है वहां पे रूबिस्को एब्सेंट। क्लियर? तो यहां पे ये मीजोफिल सेल है और मीजोफिल सेल पे जो एंजाइम है वो पेप्टेज। प्राइमरी जो एक्सेप्टर है, लिखना चाहो तो ये भी लिख लो यहाँ पे कि जो प्राइमरी एक्सेप्टर है CO2 का, ठीक है, इनिशियल भी हो सकता है, नाम आ जाए, पर प्राइमरी ये जनरली मिलेगा। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 वो कौन सा है? मेरे पास इधर स्पेस नहीं था, इस वजह से मैं ऊपर आ रहा हूं। फास्फोइनॉल पायरुवेट। मैं एक जगह पे शायद पूरा नाम लिख चुका हूं ना, ठीक है। तो फास्फोइनॉल पायरुवेट, और यहाँ पे ये फाइनल एक्सेप्टर ऑफ CO2 होगा, फाइनल एक्सेप्टर ऑफ CO2 वो है जनरली जो आपका है पहले से RUB। तो मतलब पिक्चर आपको अब तक क्रिस्टल क्लियर हो चुकी होगी कि होना क्या है यहाँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ आप, आपके पास में प्राइमरी एक्सेप्टर क्या है? फास्फोइनॉल पायरुवेट, ठीक है। साथ में एटमॉस्फेरिक CO2 है, और एटमॉस्फेरिक CO2 जब सेल के अंदर एंटर करती है तो किसमें चेंज हो जाती है? बाइकार्बोनेट। तो पढ़ रखा होगा ना, जब एटमॉस्फेरिक CO2 सेल के अंदर आएगी, सेल के एनवायरमेंट में आएगी, तो उसमें क्या है? यहाँ पे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन है, उसके साथ रिएक्ट कर जाएगी, या वाटर की कंसंट्रेशन है, H2O प्लस CO2 मिलके बनाते हैं, ठीक है, H2CO3, ठीक है, कार्बोनिक एसिड, और वो फिर किसमें चेंज हो जाता है? बाइकार्बोनेट आयन में। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, या तो आप ऐसे करो, रुको, यहाँ से आप CO2 ला रहे हो, ये CO2 आपका चेंज हो जाएगा HCO3, ठीक है, ये CO2 आपका चेंज हो जाएगा। कौन सी एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है ये काम करने के लिए? CO2 प्लस H2, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, ठीक है। ये वन ऑफ द फास्टेस्ट एंजाइम है, ठीक है, जो बहुत तेजी से रिएक्शन को करवाती है। आगे बताएंगे, अभी तो आप ये जान लो, ये बाइकार्बोनेट बनाया, ठीक है, और इसके साथ आपकी एंजाइम आ जाएगी पेप्टेज, ठीक है। पेप्टेज किसने कन्वर्ट कर देगी इसको? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जिसको साल्ट में आप किस नाम से जानते हो? OA के नाम से जानते हो। अब ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के पास ये एबिलिटी नहीं है, एक पंगा आ गया, रुक जाइए आप लोग, ठीक है, आपके पास नीचे सारे स्पेस होगा ही ना, आप मत काटना, मुझे स्पेस एडजस्ट करना, आपको काटने की जरूरत नहीं है, मैं पहले बता रहा हूं। मैं थोड़ा इसको छोटा कर दूंगा तो मेरे लिए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है, ये इसको क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा किसमें? मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड। और जब ये मैलिक एसिड में चेंज होगा तो चाहे तो आप याद रखो, चाहे ना याद रखो, क्योंकि एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे इसको मैलिक एसिड में चेंज करने के लिए एक रिड्यूसिंग पावर की जरूरत पड़ेगी, ये बन जाएगा NADP+, ठीक है, NADP+। और ये जब मैलिक एसिड इसको क्रॉस करके आएगा, कहाँ पे, कौन से सेल में आएगा? बंडल शीथ सेल आ गया यहाँ पे। तो ये फिर से वो डिपेंड करता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कई टाइप के C4 प्लांट्स कई टाइप के होते हैं, वो डिपेंड इसी पे करता है कि ये मैलिक एसिड, ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, किस फॉर्म में बंडल शीथ सेल पे गया, ठीक है, किस फॉर्म में बंडल शीथ सेल पे गया है, और यहाँ पे आके भी किस फॉर्म में चेंज हो रहा है, उसी पे कई टाइप के होते हैं। बट ये आपके सिलेबस से बाहर की बात, ये आपके सिलेबस से बाहर की बात है, पर इतना ध्यान में अगर रह जाए तो बड़ी अच्छी बात है कि जो क्लासिफिकेशन है C4 प्लांट्स का, वो किस पे बेस्ड है? ये जो यहाँ पे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना है, वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है बंडल शीथ से, ठीक है, और वहां पे जाके वो जो है किस प्रोडक्ट पे चेंज होता है। तो यहाँ पे मैं जो आपको कॉमन वाला बताऊंगा, ये मैलिक एसिड चेंज हो जाएगा आपका
पायरुविक एसिड, ये पायरुविक एसिड पे चेंज हो जाएगा। और जब ये पायरुविक एसिड पे चेंज होगा तो देखो ये ऑक्जेलो एसिटिक आपका 4 कार्बन कंपाउंड था, ये पीपी कितना था 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। ये भी आपका 4 कार्बन कंपाउंड है, ये मैलिक एसिड आपका 4 कार्बन, ठीक है। और ये पायरुविक एसिड आपका कितने कार्बन का कंपाउंड है 3 कार्बन, मतलब देयर इज रिलीज ऑफ CO2, यहाँ पे CO2 का रिलीज हो, ठीक है, CO2 रिलीज हो। और ये जो CO2 है ये किसमें एंटर कर जाएगी C3 साइकिल में, मतलब क्या बनाएगी ग्लूकोज फिर स्टार्च, ग्लूकोज फिर स्टार्च, CO2 ये आपकी C3 साइकिल में एंटर कर जाएगी, ठीक है। अब देखो एनवायरमेंट में चाहे जितनी कम CO2 हो, चाहे जितनी कम CO2 हो, ये क्या करेंगे, यहां पे ये जो पेप्केज है, कहां पे ये लिखा नहीं, इस पेप्केज में ये एबिलिटी है कि बहुत कम CO2 से भी वो बाइंड कर जाती है, ठीक है, उसको ऑक्जेलो एसिटिक में चेंज कर देगा, ठीक है। इसके लिए रुबिस्को जैसा हिसाब किताब नहीं है कि एक CO2 का लेवल अगर नीचे चला गया तो वो रिएक्शन नहीं करवा पाएगी, वो रिएक्शन करवाएगी, ठीक है, वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में चेंज होगी। और ये सारा का सारा CO2 का कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज करता चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखाया था कि जो C4 साइकिल है वो CO2 कंसंट्रेशन मैकेनिज्म, उसके अंदर एक मैकेनिज्म चल रही है, उसका काम क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज करना बंडल सेल में। क्यों इंक्रीज करना, क्योंकि रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है कि अगर उसकी कंसंट्रेशन अधिक होगी वो तभी वो जो है फिक्सेशन कर पाएगी, तभी वो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करेगी, ठीक है। तो इस वजह से बंडल सील सेल में कभी CO2 की कंसंट्रेशन कम होने ही नहीं पाती, एक तो बात ये। दूसरा मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे लाइट रिएक्शन नहीं रन होती, यहाँ सिर्फ कौन सी रिएक्शन रन होगी, डार्क रिएक्शन। तो ना ही लाइट रिएक्शन रन होगी और ना ही यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होगा, इम्परमिएबल है गैसियस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन नहीं है तो यहाँ पे CO2 जितना भी कम होगा रुबिस्को को मजबूरी है कि उसी के साथ रिएक्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे ये CO2 कितना कम हो, वैसे कम होने नहीं देता है, वो कम जो है क्या कहते हैं इनफ CO2 यहाँ पे रहता है और C3 साइकिल रन होती है, ठीक है, C3 साइकिल रन होती रहती है। तो कभी ये चांस कि जो रुबिस्को है वो फोटो रेस्पायरेशन की तरफ जाए वो पॉसिबल नहीं, इसी वजह से बोलते हैं कि जो C4 प्लांट्स हैं वहां पे फोटो रेस्पायरेशन निल है, ठीक है, वहां पे फोटो रेस्पायरेशन नहीं होता है, बिल मतलब कम नहीं, मिनिमम नहीं होता है, होता ही नहीं है, ये मान के चलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैकेनिज्म इनका ऐसा है, कितना भी टेम्परेचर एक्सीड कर जाए, कितना भी यहाँ पे टेम्परेचर एक्सीड कर जाए, कितना भी यहाँ पे CO2 की कंसंट्रेशन लेस हो जाए, स्टिल फोटो रेस्पायरेशन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गया। अब देखो जैसे वहां पे रुबिस्को रीजनरेट हुआ था वैसे ही यहाँ पे फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट को भी रीजनरेट करना पड़ेगा। तो ये आपका पायरुविक एसिड इसको क्रॉस कर जाएगा, पायरुविक एसिड वापस कहां पे आ गया, ठीक है, कहां पे आ गया, मीजोफिल, ठीक है। मेरे पास देखो थोड़ा सा स्पेस का एडजस्टमेंट फिर से गड़बड़ हुआ है, इसको पायरुवेट पे चेंज होना, पायरुविक सॉरी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट पे चेंज होना है पायरुविक एसिड को। तो यहाँ पे क्या होगा, एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं PPDK, PPDK पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज, क्या नाम है इसका, पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज। तो ये एंजाइम क्या करेगी, पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर देगी फास्फोइनॉल पायरुवेट। याद करो, अगर ग्लाइकोलाइसिस थोड़ी बहुत याद हो तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, फास्फोइनॉल पायरुवेट चेंज होता है पायरुविक एसिड, ठीक है। और वहां पे क्या बनते हैं, एटीपी जनरेट होता है, वहां पे एटीपी जनरेट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एटीपी कंज्यूम होगा, और कितना एटीपी कंज्यूम होगा, 2 एटीपी यहाँ पे कंज्यूम होने वाला है। तो आप यहाँ पे बना दो, इस ऑक्जेलोएसिटिक एसिड को फिलहाल हटा लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पे आप 2 ADP बनेगा, 2 ATP कंज्यूम कर लेगा ये, ठीक है, 2 ATP कंज्यूम कर लेगा।
वापस से वो रिजनरेट कर गया। ये है C4 साइकिल, ये है आपकी C4 साइकिल। अब एक और चीज ध्यान में जो रखने की है, यहां पे जो फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्पेशली सेपरेटेड, स्पेशली मतलब स्पेस में सेपरेशन, इनिशियल फिक्सेशन मेसोफिल्सल में और फाइनल फिक्सेशन बंडल शीथ सेल में। सेम साइकिल आपकी कहां पे रन होती है? CAM में, ठीक है। CAM जो पाथवे है बिल्कुल ऐसे ही है, डिफरेंस कहां पे है? वहां पे जो फिक्सेशन है कार्बन डाइऑक्साइड को वो टाइम पे सेपरेटेड है, एक रात में होता दूसरा दिन में होता है, ठीक है। इनिशियल फिक्सेशन रात में होता है और जो फाइनल फिक्सेशन है वो डे टाइम में होता है। इसी वजह से उसको क्या बोलते हैं? डीएसिडिफिकेशन, ठीक है, डीएसिडिफिकेशन। हालांकि सिलेबस में नहीं है, बहुत ज्यादा जान के करने की कुछ है नहीं है तुम्हें। ये आपका C4 साइकिल है और C4 साइकिल में मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। यहाँ पे पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज है, 2 ATP यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है। यहाँ ये जो NADPH लगा हुआ था ये वापस से रीजनरेट हो जाएगा, वापस से, ठीक है। NADP प्लस ये चेंज हो जाएगा NADPH प्लस। दैट मीन्स कि ओवरऑल अगर देखोगे तो NADP यहाँ पे जो कंज्यूम हुआ था वो यहाँ पे वापस मिल गया, ठीक है। मतलब NADPH प्लस के रिस्पेक्ट में हमको कोई बात नहीं करनी, ठीक है। बात किसके रिस्पेक्ट में करनी है? इन ATP की, और साथ में ये जो C3 साइकिल। तो एनर्जेटिक्स की बात अगर करोगे, एनर्जेटिक्स की बात करोगे आप, ठीक है, कहां पे? इन C4 साइकिल। अगर आप C4 साइकिल में एनर्जेटिक्स की बात करते हो तो क्या क्या होगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एनर्जी जनरेशन रीजनरेशन में कंज्यूम हुई है, मैंने पहले भी बताया था इस स्टेप को, ठीक है। ये जो रीजनरेशन ऑफ PP उसमें जो कंज्यूम होगी और प्लस C3 साइकिल, तो 1 CO2 को फिक्स करने में, 1 CO2 को फिक्स करने में ऑफ 1 CO2 कितने कंज्यूम होने वाले हैं? ATP 3 पहले कंज्यूम है C3 साइकिल के और 2 ये, तो 3 + 2 5 ATP प्लस NADP तो सेम रहेगा ना, जो यहाँ पे कंज्यूम हो रहा था वो यहाँ पे रिजनरेट हो गया। तो NADPH की बात यहाँ नहीं करनी है, यहाँ पे बात करनी है सिर्फ 2 NADPH प्लस। कितना यूज होगा एक कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में, ठीक है। तो अगर बोला जाए फॉर फिक्सेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज में 6 कार्बन, मतलब कि ये साइकिल कितने टाइम रन होगी? 6 टाइम, ठीक है। यहाँ पे एक बार रन हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका 30 ATP प्लस 12 30 ATP प्लस 12 NADPH प्लस। ये है आपका एनर्जेटिक सिस्टम, ठीक है। तो अगर आप देखोगे C3 साइकिल से ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करती है फॉर फिक्सेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। वो एनर्जी आ कहां से रही है? लाइट रिएक्शन, मतलब सनलाइट की एनर्जी ज्यादा कंज्यूम हो रही है, ज्यादा इफिशियंट है किसको कैप्चर करने में? सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने में। तो कभी अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच प्लांट्स आर मोर एबल टू कैप्चर सनलाइट, ठीक है, तो वो कौन से होंगे? आपके C4 प्लांट्स होंगे। क्यों? क्योंकि एक ही ग्लूकोज के सिंथेसिस के लिए वो ज्यादा एनर्जी ले रहे हैं, और वो बना कहां से रहे हैं? वो बना तो रहे हैं वहीं से, सनलाइट से, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना ये चीज। और ये जो C4 प्लांट्स हैं इनमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, तो आप लिख दो एक लाइन पे यहाँ पे C4 प्लांट और
एफिशिएंट इन प्रोडक्टिविटी, मोर प्रोडक्टिव, ठीक है, इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। यहाँ पे दूसरा भी पॉइंट मैं लिखा ही देता हूं, देयर इज नो फोटो रेस्पिरेशन, नो फोटो रेस्पिरेशन, यहाँ फोटो रेस्पिरेशन आपको नहीं मिलेगा, कोई फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पे नहीं है। ये भी क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है कि कौन से प्लांट है जहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन बिल्कुल नहीं है, ये है C4 प्लांट्स। एनाटॉमिकल देखोगे तो जो प्रोटोजाइलम है बेसिकली, वो प्रोटोजाइलम बंडल सीड सेल के नजदीक होता है, ठीक है, प्रोटोजाइलम बंडल सीड सेल के नजदीक होता है, तो जनरली इनको वाटर की स्कार्सिटी नहीं होती, ठीक है, इन प्लांट को जनरली वाटर की स्कार्सिटी नहीं है, क्योंकि वाटर की जरूरत तो पड़ेगी ना, ठीक है, तो ये प्रोटोजाइलम के बहुत नियर है, इसकी वजह से यहाँ पे वाटर की स्कार्सिटी नहीं होती। तो ये प्लांट जनरली कहाँ पे ग्रो करते हैं, जीरोफिटिक कंडीशन, ठीक है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में। एग्जाम्पल याद रखना, लाइक शुगर केन मेज, ये दो एग्जाम्पल तो बिल्कुल याद रखना, ये जो C4 प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से हैं, शुगर केन एंड मेज। तो हम आगे बढ़ते हैं, मुझे जितनी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी थी कर दिया है। अब आते हैं फोटो रेस्पिरेशन पे। ज्यादा कुछ आपके एनसीईआरटी में फोटो रेस्पिरेशन के बारे में नहीं है, तो मैं भी आपको शॉर्ट में उतनी ही चीजें बताऊंगी जितनी आपकी जरूरत है। क्या हो गया, फेविकॉल का जोड़ हो गया है क्या? आजकल लगता है ये वो नहीं यूज कर रहे हैं। पहले डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, मुझे लगा शायद जरूरत पड़ी हो पढ़ते पढ़ते कि थोड़ा एंटरटेनमेंट भी करना चाहिए। लाइफ में एंटरटेनमेंट का तो बड़ा रोल है, उसके बिना तो जिंदगी अधूरी है कि नहीं? वैसे दिन में कितना एंटरटेनमेंट के लिए टाइम निकालते हो? ऐसे ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे जिंदगी में मैंने एंटरटेनमेंट पूरा दिन। क्या बात है, तो पढ़ते कब हो फिर? अब ये मत बोल देना कि सर हम पढ़ाई को भी एंटरटेनमेंट की तरह लेते हैं। हाँ, ऐसा है क्या? मानूंगा ही नहीं, तुम चाहे जितना बोलो। पढ़ाई को एंटरटेनमेंट की तरह लेना, दिमाग ही ऐसा बना हुआ है, भागता है वो पढ़ाई से, उसको तो जबरदस्ती खींच के लाना पड़ता कि पढ़ भला होगा तेरा। ऐसा है कि नहीं? चलो डिफाइन कर देता हूँ। लाइट डिपेंडेंट अपटेक ऑफ ऑक्सीजन, फोटो मतलब लाइट, रेस्पायरेशन, जहां पे भी रेस्पायरेशन होता है क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो लाइट डिपेंडेंट अपटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2 is known as photorespiration। कितना आसान, फोटो रेस्पिरेशन कि लाइट की प्रेजेंस पे अगर ऑक्सीजन का अपटेक हो, जनरली हमको जो रेस्पिरेशन जरूरत होती है उसमें लाइट की जरूरत नहीं है, हमको या कोई भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रेस्पायर करने के लिए लाइट की जरूरत नहीं है, सनलाइट की जरूरत नहीं है, वो तो चल रहा है। और ये क्या है, लाइट डिपेंडेंट, मतलब ये रेस्पायरेशन तभी होगा जब लाइट प्रेजेंट हो, ठीक है, और इस रेस्पायरेशन में
ऑक्सीजन का अपटेक हो रहा है, CO2 रिलीज हो रही है, ठीक है, बट एक चीज जनरेट नहीं होती जिसके लिए रेस्पायरेशन होता है। हमारे बॉडी में रेस्पायरेशन क्यों होता है? ताकि एनर्जी जनरेट हो सके, बस वही नहीं होता, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस फोटो रेस्पायरेशन में, इस फोटो रेस्पायरेशन में नो एटीपी प्रोड्यूस, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो, नो एटीपी प्रोडक्शन, कोई एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होगा जिसके लिए रेस्पायरेशन होता है, ठीक है। एंड लॉस ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड तो उसमें भी लॉस होता है, पर यहाँ पे लॉस क्यों हो रहा है, मैं क्यों लिख रहा हूं वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। लॉस ऑफ CO2 हो। एक और चीज कि एटीपी प्रोड्यूस तो नहीं होता पर कंज्यूम कर लेता है, ठीक है, बट कंज्यूम 1 एटीपी, एक एटीपी कंज्यूम कर लेता है 1 साइकिल, ठीक है, कंज्यूम 1 एटीपी, एक एटीपी को कंज्यूम कर लेता है। अब आते हैं आगे थोड़ा सा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है कि फोटो इंस्पायरेशन जो है क्या कहते हैं, हो क्या रहा है। फोटो इंस्पायरेशन में लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन का अपटेक होता है, उससे CO2 रिलीज होती है। तो जहाँ पे हम बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस की, जहाँ पे कार्बन का फिक्सेशन हो रहा था, वहां पे ये क्या कर रहा है, कार्बन का लॉस करवा रहा है, कार्बन का लॉस करवा रहा है, ठीक है। अब 2 पॉइंट और लिख लें तो फिर आगे बढ़ते हैं। 2 पॉइंट में पहला पॉइंट ये है कि दिस इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, इसका कोई लाभ नहीं है, ये एक बेकार प्रोसेस, वेस्टफुल प्रोसेस, पर कुछ तो यूज होगा, फोटो रिस्पायरेशन हो रहा है, कुछ तो यूज होगा। यहां पे लिख दो C3 प्लांट, यहां पे भी आपको लिखना चाहिए रिलीज ऑफ CO2 इन C3 प्लांट, इन ब्रैकेट डाल दें। ज्यादातर C3 प्लांट्स ही हैं, जो कैम प्लांट्स हैं उनमें कम होता है, ठीक है। जो बात बताई गई थी ये बेसिकली फोटो रिस्पायरेशन की, वो पहले इनिशियली कहां पे बताई गई है, C3 प्लांट्स, ठीक है। तो दिस इज द वेस्टफुल प्रोसेस, कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा ना इसका। तो एक्चुअली क्या है कि अगर हाई सनलाइट हो जाए, हाई टेम्परेचर हो जाए, मतलब इंटेंसिटी सनलाइट की इंक्रीज कर जाए, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए, तो क्या होगा, फोटो ऑक्सीडेशन होगा। सोलराइजेशन इफेक्ट है। सोलराइजेशन इफेक्ट में दो चीजें आती हैं, एक फोटो ऑक्सीडेशन आता है, दूसरा फोटो इनहिबिशन। फोटो इनहिबिशन का मतलब होता है कि फोटोसिंथेसिस को इनहिबिट कर दिया गया, ठीक है, फोटोसिंथेसिस को स्टॉप कर दिया। और फोटो ऑक्सीडेशन का मतलब है कि जो उसके इंटरनल कंपोनेंट है उनको ऑक्सीडाइज कर दिया गया, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। तो सोलराइजेशन जो होता है वो दोनों की वजह से होता है, मतलब फोटो ऑक्सीडेशन की वजह से भी और फोटो इनहिबिशन की वजह से भी, ठीक है, उसको बोलते हैं सोलराइजेशन। तो सोलराइजेशन में अगर ये जो है हाई इंटेंसिटी हो जाती है तो फोटो ऑक्सीडेशन करवा सकता है या फोटो इनहिबिशन करवा सकता है। तो ये जो वेस्टफुल प्रोसेस है फोटो रेस्पायरेशन, उसको अवॉइड करने के लिए, ठीक है, उसको अवॉइड करने के लिए ये ऐसा माना जाता है कि फोटो रेस्पायरेशन होता है प्लांट में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो बोर हो गया लग रहा है।
RuBP है प्लस CO2 है, वही रुबिस्को, वही चीज वही चीज है। अब देखो यहाँ पे अगर नॉर्मल कंडीशन है, अगर कंडीशन कैसी है, नॉर्मल, नॉर्मल कंडीशन का मतलब, ठीक है, या नॉर्मल कंडीशन मत लिखो, ऐसे ही छोड़ दो इसको, ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ पे लिखो अगर हाई हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, CO2 के कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, लो O2 है, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है, लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है आपका, ठीक है, एंड लो इंटेंसिटी है सनलाइट की, लो सनलाइट इंटेंसिटी, मैं 60 में लिख रहा हूं इंटेंसिटी, आप पूरा लिख लेना अगर मन करे, ठीक है। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, तो ये RuBP किस में कन्वर्ट होगा, ये लो, अब सही, फास्फोग्लिसरिक एसिड पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इस पे कन्वर्ट होगा, इसमें कन्वर्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे चलो कितने बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फो, ये तो आपने देखा ना, दिस इज द C3 साइकिल। मतलब कहने का कि कंडीशन अगर ये वाली है, ये वाली कंडीशन है, तो आपका क्या रन होगा, C3 साइकिल रन होगा, ये पूरा का पूरा C3 साइकिल है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये आपको किधर ले जा रहा है, C3 साइकिल है, ठीक है। बट अगर कंडीशन कुछ ऐसी हो जाए, कंडीशन आपकी कुछ ऐसी हो जाए, उल्टा कर दो, लो CO2 कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन CO2 की लो हो जाए, लो सॉरी हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हो जाए, हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हो जाए आपका, और साथ में हाई सनलाइट इंटेंसिटी हो जाए, हाई सनलाइट इंटेंसिटी हो जाए, तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा। क्या सिनेरियो चेंज होगा, इसमें से जो 2 PGA बन रहे थे यहाँ पे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लिसरिक एसिड, वो एक फास्फोग्लिसरिक एसिड मॉलिक्यूल बनेगा, एक मॉलिक्यूल फास्फोग्लिसरिक एसिड का बनेगा 3 PGA, ठीक है, और एक बनेगा फास्फोग्लाइकोलेट, क्या बनेगा, फास्फोग्लाइकोलेट। यहाँ पे मेंशन कर देना कि 1 मॉलिक्यूल, मैं ऊपर की तरफ लिख देता हूँ, 1 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लाइकोलेट और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ये पीजीए का, एक पीजीए का मॉलिक्यूल बनेगा और एक फास्फोग्लाइकोलेट। देखो यहाँ पे RuBP 5 कार्बन, ये 1 कार्बन, 6 कार्बन हो गए, ठीक है बच्चे, मन नहीं लग रहा, देख रहा हूं मैं, ठीक है, 6 कार्बन है यहाँ पे, पीजीए कितने कार्बन का, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 कार्बन। तो जितने 6 वहां पे बने थे, वहां 6 अभी तक प्रेजेंट है। बट यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो आप कि RuBP या 5 कार्बन प्लस 6, ठीक है, ये आपका 3 कार्बन का है और ये आपका 2 कार्बन का। मतलब क्या हुआ है, देयर इज अ लॉस ऑफ CO2, देयर इज अ लॉस ऑफ CO2। जबकि रुबिस्को का काम क्या था, रुबिस्को फिक्स करने गई थी, एनवायरमेंट से एटमॉस्फेयर से CO2 लिया, उसने एटमॉस्फेयर से CO2 लिया, उसको फूड में कन्वर्ट करना था, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना था। बट वो कर क्या रही है, वो लॉस ऑफ CO2 है। यहाँ पे आप दिखा सकते हो कि यहाँ पे इस प्रोसेस के दौरान CO2 रिलीज हो रही है जो लॉस करवा रही है, ठीक है, CO2 रिलीज हो रही है। करना था उसको फिक्सेशन ऑफ CO2 और वो कर क्या रहा है, CO2 का लॉस। ये है फोटोरेस्टाइल, ठीक है। अब वो जब ये फास्फोग्लाइकोलेट को वापस से कन्वर्ट करेगी फास्फोग्लिसरिक, करेगी कन्वर्ट, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ देखो, बट कंज्यूम 1 ATP टू प्रोड्यूस फास्फोग्लिसरेट। ये जो ये आपका फास्फोग्लाइकोलेट है, इसको कन्वर्ट करेगा फास्फोग्लिसरिक एसिड। तो उस दौरान वो क्या करेगा, एक
एटीपी कंज्यूम कर लेगा। तो नेट जो है लॉस ऑफ एटीपी हो रहा है, जबकि रेस्पायरेशन में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये एक ऐसा रेस्पायरेशन है जहां पे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, एनर्जी कंज्यूम होती है और फिक्सेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, वो रुबिस्को का काम था जहां पे फिक्सेशन ऑफ CO2 करना, वो क्या कर रही है, वो जो है लॉस ऑफ CO2 कर रही है। ये है फोटो रेस्पायरेशन। मैं थोड़ा सा और बताऊंगा आपको, बाकी इससे ज्यादा एनसीईआरटी में है नहीं। जो मैकेनिज्म है इसकी पूरी वो नहीं है, मैं बता देता हूं, समझा देता हूं आपको। इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, और ये C4 प्लांट में नहीं होता है, मैं पहले ही बता चुका हूं। नंबर ऑफ कार्बन को बहुत ध्यान में लेके चलना। ठीक है, ये जो प्रोसेस है आपकी फोटो रेस्पायरेशन की, अगर ऑप्शन आता है कौन कौन से 3 ऑर्गेनेल्स हैं, इसके बिना तो काम ही नहीं होना ना। यहां से तो प्रोसेस स्टार्ट हुई, खुराफात की जड़ है कि नहीं। दूसरा पैराक्सिस, ठीक है, और तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया। ये तीनों में होता है, CPM, क्लोरोप्लास्ट, पैराक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, तीनों में होता है। ठीक है, अगर तो ये तीनों ऑप्शन अवेलेबल है तो एक ऑप्शन होगा आपको और ऑल ऑफ द अबव, और अगर ऑल ऑफ द अबव नहीं है तो फिर आप आंसर क्या होगा, ध्यान में रखना कि अगर ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव इनके साथ नहीं है तो इसका आंसर क्या होगा, पैराक्सिसोम। ठीक है, पैराक्सिसोम होती है तीनों ऑर्गेनेल्स में है, जिसमें से क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आपके सिंगल सॉरी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है और पैराक्सिसोम आपका सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, बता पाओगे, पूरा रेस्पायरेशन में कितने परसेंट का लॉस हो रहा है? मुश्किल है उससे बताना, उसको डबल कर दो तो पता चल जाएगा, इजी कन्वर्ट कर दो। इसको आप 2 RUBP के मॉलिक्यूल कर दो, इसको 2CO2 कर दो। अच्छा बच्चे, मैंने एक चीज गड़बड़ कर दी है, यहाँ से CO2 काटो जरा, यहाँ से CO2 काटो, यहाँ पे CO2 काटो, गड़बड़ कर दिया ना, यहाँ पे CO2 काटो और यहाँ पे ऑक्सीजन करो, दिमाग से स्किप हो गया था, RUBP। ठीक है, कैसे नहीं गड़बड़ आ जाएगी पूरा। ठीक है, आप इसको करो पहले, ये कर लो। अब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 RUBP। हटा दो नीचे, नीचे तो वो ओवरऑल वही होना ही है, नीचे में कोई दिक्कत नहीं, ऊपर है। मैं इक्वेशन सेट करवा दूंगा, अभी आप जो है ऊपर चेंज करो, इक्वेशन में सेट कर देता हूँ। आप जस्ट ये चेंज करो कि यहाँ पे अगर ये कंडीशन होगी तो एडिशन ऑफ CO2 होगा, ये कंडीशन होगी तो CO2 का एडिशन होगा, और ये वाला कंडीशन होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन होगा। इस प्रोसेस को साथ में यहाँ पे लिख भी देना, यहाँ पे ये प्रोसेस ऑक्सीजनेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजनेशन, ये प्रोसेस आपकी है, ये तो पहले से लिख भी रखा है, कार्बोक्सिलेशन, ये कार्बोक्सिलेशन। इस CO2 को काट ही दो, आगे बताता हूँ। इसको CO2 को यहाँ से हटा दो,
इसमें आगे कुछ लिखना पड़ेगा तभी आप CO2 लिख पाओगे। और यहाँ पे 2, चूंकि RUPP ले लिया है तो यहाँ पे ये जो है जहाँ पे मैंने 1 मॉलिक्यूल लिखाया था इसको 2 मॉलिक्यूल कर दो, यहाँ पे भी इसको 2 मॉलिक्यूल कर दो। अब शायद इसका कार्बन बैलेंस हो रहा होगा 6+4, हाँ कार्बन बैलेंस हो रहा, उस तरह से भी हो जाएगा, 1 करोगे तब भी हो जाएगा। वो मैं डायरेक्ट करने के चक्कर में उसको वहां पे स्किप हुआ है दिमाग से मेरे, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, वो डायरेक्ट करने में गड़बड़ हुआ है। आ जाओ यहाँ पे, आपके पास में क्लोरोप्लास्ट है, पैराक्सिसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है। आप चाहो तो ये आउटलाइन बनाओ, चाहे तो ना बनाओ, क्योंकि मेरे पास स्पेस की प्रॉब्लम आएगी तो मैं शायद एक ऑर्गेनेल को उधर ले जाऊंगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इनको डबल बना सकते हो, अगर बना रहे हो तो डबल कर लो इनको। चलो ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है, पैराक्सिसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, वैसे जितना आपको जानना था वहीं से, आपकी प्रॉब्लम वहीं से सॉल्व है, आपको आगे जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुन लो। अगर नहीं बनाना तब भी मैं बता रहा हूँ, सिर्फ सुन लो आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 2 RUPP के मॉलिक्यूल थे, उसका क्या हो गया, ऑक्सीजनेशन हो गया, वहां से बना एक PGA मॉलिक्यूल, एक नहीं 2 PGA मॉलिक्यूल बने। ठीक है, ये बना, प्लस साथ में 2 मॉलिक्यूल किसके बने, फास्फोग्लाइकोलेट के। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं फास्फोग्लाइकोलेट। ओके, अब ये फास्फोग्लाइकोलेट से क्या है, पहले एक फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएगा, एक फॉस्फेट ग्रुप निकल गया तो क्या बनेगा, ग्लाइकोलेट बन जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूल 2 ही रहेंगे, 2 ग्लाइकोलेट। अब मैंने पहले ही बताया था कि ये आपका कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का, तो ये 2 कार्बन का ये ग्लाइकोलेट आपका चला आएगा कहाँ पे, पैराक्सिसोम। ठीक है, ये ग्लाइकोलेट जैसे ही यहां पे आएगा, इसके साथ में क्या होगा, ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा, इसके साथ में ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ग्लाइऑक्साइड। ठीक है, और ग्लाइऑक्सिलाइट में क्या होगा, साथ में एक यहां पे प्रोड्यूस होगा H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, इस पे एक्शन होगा किसका, कैटलेज का। ठीक है, कैटलेज एक एंजाइम है, उसका एक्शन होगा और ये किसमें चेंज हो जाएगा, वाटर प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब जो ऑक्सीजन कंज्यूम किया था वो ऑक्सीजन तो बाहर निकल जाएगा, और ये जो एक बहुत ही डेंजरस कंपाउंड है सेल के लिए, ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन करवा देगा, पूरे सेल के कंपोनेंट को लॉस करवा देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसी वजह से तो जो है इसको मैंने अभी बताया था ना कि जो वो है फोटो रेस्पायरेशन है, वो क्या करती है, फोटो ऑक्सीडेशन को करवाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली H2O2 की वजह से, तो इसी को खत्म करना, इसको खत्म कहां पे कर रहे हैं, पैराक्सिसोम। ठीक है, तो H2O को जो कैटलेज है, वो कैटलेज वाटर प्लस उसको ऑक्सीजन में चेंज कर देगी। अब ये जो ग्लाइकोलेट है, दो मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा, इसका डीएमिनेशन होगा, सॉरी डीएमिनेशन कह रहा हूं, एमिनेशन, अमोनिया ऐड होगा इसके साथ में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसिन में, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जब ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, तो 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे है, ये ग्लाइसिन आ जाएगा आपका कहाँ पे, आप लोग नीचे बना रहे हो ना इसको, आपने भी साइड में बना लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। 4 कार्बन यहाँ पे है, ये ग्लाइसिन आपके यहाँ पे चले हैं, ये यहाँ पे ग्लाइसिन चले हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ लिख दो, 4 कार्बन है, 2 × 4। ठीक है, यहाँ पे इस ग्लाइसिन का 2 चीजें होंगी, 2 चीजें होंगी क्या, एक तो इसका एक अमोनिया निकलेगा, डीएमिनेशन होगा, एक अमोनिया निकलेगा, और दूसरा यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ CO2, यहीं पे लॉस होता है, कहाँ पे, ये कौन सा ऑर्गेनेल बनाया था मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया, तो लॉस ऑफ CO2 यहाँ पे होता है। ठीक है, अब ये देखो 4 कार्बन से एक निकल गया,
तो 3 कार्बन बचे, एक अमोनिया भी निकाल दिया उसने और ये कन्वर्ट हो जाता है सेरीन। ठीक है, ये सेरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये सेरीन क्या करेगा, ये वापस आ जाएगा कहां पर, सेरीन आपका वापस आ जाएगा पैराक्सिसोम। अब सेरीन को चेंज होना है किसमें, इसीलिए मैंने बोला था कि वापस लाना इसको डिफिकल्ट हो जाएगा। वैसे आपको इतना समझने की जरूरत नहीं है, मुझे बस दिखाना, मतलब इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे सिर्फ समझाना था कि किस तरह से कार्बन का लॉस हो रहा है यहाँ पे, वो मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका सेरीन का एक मॉलिक्यूल है, अब इसको चेंज होना है किसमें, पायरुवेट पे। ठीक है, पायरुवेट से किस पे चेंज होगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, तो ये पहले चेंज हो जाएगा सेरीन आपका हाइड्रोक्सी पायरुवेट। ठीक है, ये हाइड्रोक्सी पायरुवेट अब माइग्रेट करेगा, नहीं अभी यहाँ पे हाइड्रोक्सी पायरुवेट चेंज होगा आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एक स्टेप मेरे से मिस हो रहा है, मिनट सेरीन चेंज हुआ है हाइड्रोक्सी पायरुवेट पे, फास्फोइनॉल पायरुवेट। ठीक है, फास्फोइनॉल पायरुवेट पे चेंज होगा, फास्फोइनॉल पायरुवेट आपका चेंज हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये जब फास्फोइनॉल पायरुवेट आपका यहाँ पे फास्फोग्लिसरिक एसिड पे चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसी दौरान यहाँ पे एक एटीपी कंज्यूम होगा आपका, एक एटीपी कंज्यूम होगा, इस स्टेप पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा जाके यहाँ पे। ठीक है, एटीपी कंज्यूम होगा और एडीपी में चेंज हो जाएगा और ये फाइनली फास्फोग्लिसरिक एसिड। तो बना तो ये फास्फोग्लिसरिक एसिड ही ना, बना तो फाइनली फास्फोग्लिसरिक एसिड, बना क्या था यहाँ पे, फास्फोग्लाइकोलेट। तो ये पूरा का पूरा जो है ये कन्वर्ट हुआ है फास्फोग्लिसरिक एसिड में। उस दौरान एक CO2 का लॉस हो गया और एक एटीपी कंज्यूम हो गया। ठीक है, एक एटीपी कंज्यूम हो गया। तो ये जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में है, प्रोसेस है, वहां से एक आपका CO2 लॉस हो रहा है, एक CO2 लॉस हो रहा है और आपका एक एटीपी कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, एक एटीपी कंज्यूम हो रहा है एक साइकिल को रन कराने में, एक साइकिल को रन कराने में। अब यहां से आप ये बता सकते हो कि कितने परसेंट का लॉस है, 10%। यहाँ पे 10 कार्बन है और यहाँ पे आपके पास में कितने कार्बन है, ये आपके कितने हैं यहाँ पे 6, यहाँ पे रखो पहले 10 कार्बन है, यहाँ पे 6 है, इसको तो छोड़ दो, और यहाँ पे कितने हैं 9 कार्बन। ठीक है, यही फास्फोग्लाइकोलेट के 2 मॉलिक्यूल एक पीजीए में कन्वर्ट हुए हैं, तो 6 + 3 9, तो 9/10 तो रिवर्ट बैक हुए हैं। ठीक है, 9 कार्बन 9/10 तो रिवर्ट बैक हो गया, मतलब लॉस कितने परसेंट का हुआ, 90% जो है रीजनरेट कर गया। लॉस कितने परसेंट का हुआ है, 10%। हालांकि ये बहुत ज्यादा डीप बता दिया, आपसे ज्यादा से ज्यादा यही पूछेगा कि फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या हो रहा है, एक लॉस हो रहा है CO2 का और एक एटीपी का, उससे ज्यादा नहीं होगा। ये सारी चीजें मैंने इसलिए बता दी हैं ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा इमेजिनेशन हो कि क्लोरोप्लास्ट से पैराक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह से है। ये हायर लेवल की चीज है, पहले हुआ करता था, पहली वाली जो एनसीईआरटी था उसमें सब कुछ था, अभी हटा लिया है। तुम लोग काफी लकी हो, करीब करीब 30% कंटेंट पिछली वाली एनसीईआरटी का डिडक्ट कर दिया गया यहाँ, 30%। अभी आप इतने में गिर पढ़ रहे हो, गिर पढ़ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे ये चीज है, आप यहाँ एक चीज लॉस ऑफ CO2 और लॉस ऑफ उसको ध्यान में रखना। कई बार पहले पूछ लेता होता था कि माइटोकॉन्ड्रिया में कितने परसेंट का लॉस हुआ CO2 का, तो माइटोकॉन्ड्रिया का लॉस अलग है। यहाँ पे 4 कार्बन किसके मिले थे और सेरीन के फॉर्म में बाहर जब जाता है तो 3 कार्बन, दैट मीन्स कि 1 कार्बन का लॉस हुआ है, तो 3/4, 75% रीजनरेट कर रहा है और 25% का 25% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। मॉड्यूल में क्वेश्चन मिल जाते हैं तो बच्चा घबराता है क्योंकि ये क्वेश्चन मॉड्यूल में मिलेंगे, ये तो फैक्ट है, क्वेश्चन है, पर मॉड्यूल के क्वेश्चन को भूल जाना आप, इसके रिस्पेक्ट में ये ज्यादा हो जाएगा आपका। तो मेरी तरफ से डार्क रिएक्शन से जितनी भी चीजें थी वो मैंने फिनिश कर दी हैं। ठीक है, CAM पाथवे में सिर्फ आप मैंने क्या बताया था कि वो किस चीज का एडॉप्टेशन है, टू रिड्यूस फोटो ट्रांसपिरेशन। ठीक है, वाटर लॉस को रिड्यूस करने का एडॉप्टेशन है वो,
वो भी जीरोफिटिक प्लांट्स में पाया जाता है। पर ध्यान रखना कई बार ना जीरोफिटिक उससे कंफ्यूज करता है, इसमें सिर्फ आपको जीरोफिटिक देगा, इसमें सिर्फ जीरोफिटिक, उसमें देगा सकुलेंट प्लांट। सकुलेंट प्लांट कहाँ पे पाए जाते हैं? जीरोफिटिक कंडीशन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर आपसे पूछता है कि सकुलेंट प्लांट में जो वाटर का रिड्यूस करना है, ठीक है, सकुलेंट प्लांट वो बेसिकली सीएम प्लांट है, ठीक है। और अगर जीरोफिटिक कंडीशन ऐसे बोल रहा है तो वो आपका C4 प्लांट। ठीक है, फोटो रेस्पायरेशन के आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, इसको पहले एक्सप्लेन कर लूं तो मैं आपको एक चीज लिखाता हूं, कार्डिनल पॉइंट्स, ठीक है। ये आपका ग्राफ है। इधर सपोज करो एग्जांपल ले लेते हैं किसका, फोटोसिंथेसिस का। तो इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वाई एक्सिस पे, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम क्या लिख लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टेड, जो फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग। वो लाइट हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर कोई जो है फैक्टर किसी बायोकेमिकल प्रोसेस को अफेक्ट करता है, ठीक है, तो उसमें आपको 3 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये क्या मैं बोल रहा हूं, कार्डिनल पॉइंट्स क्या है, ठीक है। इफ एनी फैक्टर अफेक्ट एनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, तो चाहे फोटोसिंथेसिस हो चाहे रेस्पिरेशन हो, ठीक है, प्रोसेस, उसमें आपको कुछ, ठीक है, पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। सम पॉइंट्स, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। और क्या है ये कार्डिनल पॉइंट्स, वो भी मैं बता देता हूँ। कार्डिनल पॉइंट्स, ये कार्डिनल पॉइंट्स आपके 3 हैं। एक है मिनिमा, मिनिमा, दूसरा है ऑप्टिमा, और तीसरा है मैक्सिमा। अब ये कंफ्यूज मत होना कि भैया मैक्सिमा कहने का मतलब है कि उस समय जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है या रेट ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो मैक्सिमम है, यहीं पे गलती हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ आपके लिए, ये बेल शेप्ड आपका ग्राफ, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला, या इसको अगर आप यहीं पे रहने दो, ठीक है, यहीं पे रहने दो, एक पॉइंट आपको ये दिख रहा है, ठीक है, एक पॉइंट ये दिख रहा है और एक पॉइंट ये टॉप पे दिख रहा है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये मिनिमा है, ये जो पॉइंट है ये मिनिमा। अब मैं सपोज करो ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है उसमें ले लेता हूं टेम्परेचर, टेम्परेचर। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा जिसके नीचे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन नहीं चलती हो, ठीक है। उसके बिलो जाने पे जो फोटोसिंथेसिस है वो नहीं चल रही होगी, उसी को बोलते हैं मिनिमा। तो आप यहां पे लिख सकते हो बिलो दिस, below this there is no physiological reaction, there is no चल तो रहा है।
चेंज कर दो, इसमें लिख दो, रुक जाओ अभी मैं लिखना स्टार्ट मत करो। बिलो विच नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो रिएक्शन टेक्स। इसके नीचे आपको कोई मिनिमा के नीचे कोई रिएक्शन नहीं होगी, वो इस वजह से, क्यों? क्योंकि जो एंजाइम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इसके बाद आपको दूसरा पॉइंट मिलेगा जिसको ये है ऑप्टिमा। एट दिस पॉइंट ऑप्टिमा में द रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी मैक्सिमम। तो ये ध्यान रखना कि जो ऑप्टिमा कहने का मतलब है कि उसमें जो रेट है फिजियोलॉजिकल रिएक्शन की वो क्या होगी, मैक्सिमम। और जो ये आपका मैक्सिमा है, ये वाला जो पॉइंट है बेसिकली, ये यहाँ टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये पॉइंट होगा मैक्सिमा, ठीक है। इसको नीचे ले आओगे तो आपको ये वाला टेम्परेचर पर्टिकुलर मिल जाएगा ऑप्टिमा के लिए, ठीक है। तो ये अगर आप टेम्परेचर मान रहे हो और टेम्परेचर में, तो ये पर्टिकुलर जो पॉइंट होगा इसको बोलोगे मिनिमा। इसके नीचे जाने पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। इस टेम्परेचर पे एक रेंज होगा बेसिकली, ठीक है। उस पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर पे जो रिएक्शन है वो आपकी मैक्सिमम होगी रेट उसकी, और यहाँ ये जो मैक्सिमा है उसमें एंजाइम डिस्ट्रॉय कर जाएंगी, ठीक है। तो रिएक्शन जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी, ठीक है। आप ये बोल सकते हो स्टॉप द रिएक्शन, above this point लिखना, above this point रिएक्शन स्टॉप, रिएक्शन स्टॉप। वो क्यों रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी वो आपको पता है, क्यों? क्योंकि एंजाइम सारे डीनेचर कर जाएंगे, ठीक है। एंजाइम सारे डीनेचर, इनको बोलते हैं, ये कुछ वैल्यूज होती हैं, मतलब कोई भी फैक्टर है अगर वो किसी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को अफेक्ट कर रहा है तो आपको ये कुछ वैल्यूज मिलेंगी। उन वैल्यूज को बोलते हैं आप कार्डिनल वैल्यूज या कार्डिनल पॉइंट्स, ठीक है। कुछ पॉइंट्स आपको ग्राफ में दिखेंगे, उनको आप बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? मिनिमा, मैक्सिमा एंड ऑप्टिमा, ठीक है। ऑप्टिमा में जो रेट होगी वो मैक्सिमम होगी, मिनिमा में उसके नीचे पॉइंट पे कोई रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं होगी क्योंकि उस समय एंजाइम इनएक्टिव हो चुके होंगे, और जो मैक्सिमा है उसमें जो है रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, उस पॉइंट पे आपका रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करें उससे पहले एक और चीज देख लेते हैं। लॉ ऑफ लिमिटिंग, ठीक है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, इसको कई बार क्या बोल देते हैं? ब्लैकमैन्स, ठीक है, ब्लैकमैन्स, काले आदमी का नाम। क्या हुआ? कितना टाइम बाकी है अभी मेरे पास? 12:50 है, 30, 10, 40, बहुत टाइम है मेरे पास अभी, ठीक है। करना क्या है? ठंडी लग रही है? किसको दिक्कत है? फैन बंद करना, बंद करो, तो जीरो पे ले जाओ उसको भी जीरो कर दो। बच्चे, फैन अफेक्टिव नहीं होता है जब एसी चलता है, या ये बोल सकते हो एसी इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है। क्या हुआ? सिंपल सी चीज है,
लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ये ब्लैकमैन ने दिया था। आप पीछे जाके एक चीज और ऐड कर सकते हो कि जो आपकी डार्क रिएक्शन है, क्योंकि डार्क रिएक्शन डेसिफर की थी मेल्विन केल्विन ने, बट जो डार्क रिएक्शन के बारे में सबसे पहली बार बताया था वो ब्लैकमैन ने बताया था। कोई डार्क रिएक्शन होती है, ठीक है, उसको किसने बताया था? ब्लैकमैन। ठीक है, तो उसको ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो अगर कभी ये आता है ब्लैकमैन रिएक्शन, तो वो डार्क रिएक्शन का नाम है, लिख सकते हो आप जाके। ठीक है, जो डार्क रिएक्शन है आल्सो नोन एज ब्लैकमैन रिएक्शन। और ब्लैकमैन ने यहाँ पे लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग लॉ। कह रहा है कि कोई भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, कोई भी फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, कोई भी, अगर उसको कई सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, जो उसकी रेट है, उस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की जो रेट है, वो कौन डिसाइड करेगा? ऐसा फैक्टर जो मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, जो सबसे कम है वो फैक्टर रेट को डिसाइड करेगा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, तो यही चीज यहां पे लिखनी है कि when any physiological process governed by or regulated by many या multiple factors, then the rate of फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जो उसकी पेस है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस regulated by the factors which are present in least amount, सबसे कम अमाउंट पे प्रेजेंट, सबसे कम अमाउंट पे प्रेजेंट। ठीक है, ये है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, ये है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। जैसे मैं आपके लिए एग्जांपल ले लेता हूं, मैं आपके लिए एग्जांपल ले लेता हूं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि पढ़ा रहे हैं फोटोसिंथेसिस, तो वही एग्जांपल में लेते हैं। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, स्टार्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस तरह से, इस तरफ मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ले रहा हूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग, कोई भी फैक्टर हो सकता है, क्योंकि मैंने क्या बोला है? मल्टीपल फैक्टर्स। ठीक है, मोर देन वन फैक्टर, कई सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को, तो उसका जो रेट है, वो रेट जो है कौन डिसाइड करेगा? जो सबसे कम अमाउंट पे प्रेजेंट है। तो आपने अपनी किताब में देखा होगा, अपनी बुक में देखा होगा, इस तरह का ग्राफ बना होता है। होता है? अब ये क्या कहता है? ठीक है, सपोज करो मैं बोल रहा हूं, यहाँ फैक्टर्स 4-5 फैक्टर थे। एक आपका लाइट है, टेम्परेचर है, आपका CO2 कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, इस तरह से कई सारे फैक्टर्स। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि सबसे पहले जो है ये लाइट, हालांकि लाइट लिमिटिंग फैक्टर बहुत रेयर ही होता है। ठीक है, लाइट है जो लिमिटिंग अमाउंट में, सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट है। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इसको इसलिए भी बोलते हैं कि यहाँ पे जो लीस्ट अमाउंट में मैंने लिखा है, ठीक है, उसको आप बोल सकते हो कि द फैक्टर विच आर प्रेजेंट इन लिमिटिंग अमाउंट, कम अमाउंट में प्रेजेंट है, सबसे कम। ठीक है, जो रेट को क्या कर सके, लिमिटिंग नाम ही है कि जो रेट को लिमिट कर सके। ठीक है, रेट को लिमिट कर सके। तो यहां पे सपोज करो लाइट लिमिट है, अब लाइट को इंक्रीज करोगे तो रेट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। बट एक जो है स्टेज आएगी जिसके बाद ये लिमिटिंग नहीं रहा, इसके बाद ये फैक्टर लिमिटिंग नहीं रहा। अब लिमिटिंग नहीं है तो रेट को आप इंक्रीज नहीं कर सकते। तो ये किस स्टेज पे आ गया? प्लेटिव स्टेज। ये किस स्टेज पे आ गया? प्लेटिव। मतलब आप कितना भी बढ़ा लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहां पे लिख सकते हो ये लाइट होगा। अब मतलब कहने का कि अब कोई और फैक्टर है जो उसकी रेट को डिसाइड कर रहा है। ठीक है,
जब आप लाइट इंक्रीज करते चले गए तो एक स्टेज आई जहां पे लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं रहा, तो अब कोई और फैक्टर होगा जो उसकी रेट को, सपोज करो यहाँ पे CO2 हो, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाए कुछ देर तक बढ़ी कंसंट्रेशन, अब CO2 इज नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर, तो रेट बढ़ना बंद हो गई। ठीक है, इसके बाद कोई और फैक्टर होगा, सपोज टेम्परेचर हो गया। ठीक है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, रेट बढ़ी, एक स्टेज के बाद वो भी बढ़ी। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। क्या हो, इसे आपस में क्या बात चल रही है? यहाँ पे बच्चे ये लिमिटिंग को कई बार सब ऑप्टिमल भी लिख देता है, तो उसमें आप इन ब्रैकेट सब ऑप्टिमल कर लो, क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए सब ऑप्टिमल टर्म से। कहाँ पे ये लिमिटिंग अमाउंट में इन ब्रैकेट लिख दो सब ऑप्टिमल। कई बार ये टर्म यूज कर लेता है। ठीक है, सब ऑप्टिमल, ऑप्टिमल का मतलब मैक्सिमम, और सब ऑप्टिमल का मतलब ऑप्टिमल से नीचे चला गया, ऑप्टिमल से नीचे चला गया। ठीक है, मतलब उसको अगर ऑप्टिमल तक ले जाओगे तो रेट बढ़ेगी। तो सब ऑप्टिमल टर्म आप, स्पेशली वो बच्चे जो बेसिकली इंग्लिश मीडियम से बिलोंग नहीं करते हैं, तो उनके लिए सब ऑप्टिमल टर्म मुश्किल करता है, तो मैं बता रहा हूँ ऑप्टिमल से नीचे वाले जो भी वैल्यूज होंगे दैट विल बी सब ऑप्टिमल। ठीक है, ये है आपका। अब यहाँ पे आप जाके एक होमवर्क देता हूँ, आप घर पे देखना आपके अपनी एनसीईआरटी, वहाँ पे कुछ ABCD पॉइंट, एक जब आप जाओगे उसका फोटोसिंथेसिस का चैप्टर में जहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए हैं, वहां पे एक ग्राफ बना के दिखाया हुआ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, वैसे बहुत सारे बच्चों ने शायद सॉल्व किया भी होगा उसको, नहीं समझ में आया तो मुझसे बताना, वो पूछा जा चुका है, उसके पॉइंट्स के बारे में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। MTG जो पब्लिकेशन की बुक है एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स, तो उसमें भी सारे क्वेश्चन दिए, वहां से भी चेक कर सकते हैं, बट एनसीईआरटी यूज करना बेटर है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, समझने की कोशिश करना क्या है। कंपनसेशन पॉइंट, ये भी समझ लो। ठीक है, द पॉइंट एट विच rate of photosynthesis equal to किसके, रेट ऑफ रेस्पिरेशन। अगर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ रेस्पिरेशन के इक्वल हो जाए तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कंपनसेशन। अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, नो नो CO2 कंज्यूम। ठीक है, CO2 का कंज्यूम प्लांट नहीं करेगा। ठीक है, ना तो नो O2 रिलीज, फोटोसिंथेसिस की रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं ना, तो CO2 का कंजम्पशन नहीं होगा, ना ही ऑक्सीजन का रिलीज होगा। क्यों? क्योंकि जितना रेस्पिरेशन हो रहा है, जितना मतलब फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जितना भोजन बना रहा है, उतना क्या कर रहा है, वो खा रहा है। ठीक है, मतलब बिल्कुल वो वाली कैटेगरी आ गई है ना, साधु संत वाली, कि हम कुछ कमाएंगे नहीं, हम जितना खाएंगे उतना उड़ा देंगे। मतलब यह बोल सकते हो कि जितना हम कमा रहे हैं उतना ही मतलब डेली डेली के लिए काम करेंगे। ठीक है, स्टोरेज का कोई काम नहीं है, तो ये कंपनसेशन पॉइंट। ठीक है, और एक और चीज बता सकते हो और क्या होगा, नो बायोमास प्रोडक्शन। बायोमास कहां से बनेगा, जब जितना खा रहा है उतना
मतलब जितना बना रहा है उतना खा जा रहा है, ठीक है, तो नहीं होगा वो। ये है कंपनसेशन पॉइंट। अगर मैं लाइट के रिस्पेक्ट में बात करूं, सनलाइट के रिस्पेक्ट में, तो दिन में 2 बार वो कंपनसेशन पॉइंट आता है, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में। मॉर्निंग में एक स्टेज आती है कि सनलाइट इतनी ही अवेलेबल होती है कि वो उतना ही फूड बना सकता है जितना वो रिस्पायर कर रहा है, और इवनिंग में भी वही एक सिचुएशन आती है जब दिन ढल रहा होता है, ठीक है। CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कभी अगर मिनिमम चली जाए तो कंपनसेशन पॉइंट आ सकता है, ठीक है। सनलाइट के लिए मैंने बता दिया, CO2 कॉन्सेंट्रेशन के लिए बता दिया, टेम्परेचर का भी, टेम्परेचर में भी कितने कंपनसेशन पॉइंट होंगे बता सकते हैं? 2, एक मिनिमम की तरफ, एक मैक्सिमम की तरफ, ठीक है। चलो आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग में। तो 2 फैक्टर्स हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग में, बात करेंगे जब, ठीक है। पीएस फोटोसिंथेसिस, आपको 2 फैक्टर मिलेंगे, एक आपके इंटरनल फैक्टर, प्लांट के अंदर के जो फैक्टर, और दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर जो इफेक्ट करता है, ठीक है। ये बायोटिक बोल सकते हो, बट बायोटिक बोलना उतना सही नहीं है, इंटरनल, बॉडी के अंदर, प्लांट के अंदर, ठीक है। अब इंटरनल फैक्टर्स में लाइक एनाटॉमी ऑफ लीफ, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल कंटेंट, क्लोरोफिल कंटेंट, ठीक है। जेनेटिक्स जो है उसकी, जेनेटिकल करेक्टर क्या लिख दूं, जेनेटिक्स लिख देता हूँ, जेनेटिक्स ऑफ द प्लांट। एक्चुअली एग्जैक्ट टर्म मुझे याद नहीं आ रहा है, आप ना जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन लिखा हुआ है, ठीक है, मैं पूरा ही लिख देता हूँ, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हटा दो, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन ऑफ प्लांट, उसके जो जेनेटिक करेक्टर्स हैं वो भी डिसाइड करते हैं, ठीक है। जनरली क्लोरोफिल कंटेंट बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है तो प्रॉब्लम नहीं करता है, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ द लीफ बहुत ज्यादा है। आप ये भी बोल सकते हो कि मॉर्फोलॉजी किस तरह से, प्लांट की मॉर्फोलॉजी, ठीक है, मतलब अगर इस तरह से हो जाए, इस तरह से, तो बहुत सारी लीफ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगी अंदर वाली, ठीक है, तो वो भी बेसिकली कैनोपी आप बोल सकते हैं, कैनोपी ऑफ द प्लांट लिखिए, कैनोपी। तो ये कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं जिनको मैंने लिखा दिया, ठीक है। एनसीईआरटी देखना, एक दो हो तो और ऐड कर लेना, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर पे बात करते हैं, तो एक्सटर्नल फैक्टर पे आपके जैसे लाइट, टेम्परेचर, CO2, H2O, लाइट, टेम्परेचर, CO2, H2O, और है कोई? ये 3 के रिस्पेक्ट में ज्यादा बात करनी है, H2O तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालता। पहले लाइट उठा लेते हैं, लाइट, लाइट में जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो 3 फैक्टर्स, कौन कौन से? लाइट, कौन कौन से? एक लाइट की क्वालिटी ऑफ लाइट। अब क्वालिटी की बात करोगे तो जैसे जो आपका ब्लू और रेड रीजन है, ब्लू एंड रेड रीजन यहाँ पे ज्यादा, ठीक है, मोर फोटोसिंथेसिस होती है यहाँ पे, मोर फोटोसिंथेसिस में स्टार्ट में लिखना हो, और जो ग्रीन रीजन है वहां पे, ग्रीन लाइट में रीजन का मतलब है लाइट, चलो मैं लाइट ही लिख देता हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ पे लेस फोटोसिंथेसिस होता है, तो बेसिकली क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी इफेक्ट करता है।
ड्यूरेशन, ड्यूरेशन ऑफ लाइट, लाइट कितनी देर के लिए एक्सपोज कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस है वो रेट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। मतलब आपको अगर पूछता है रेट को कौन डिसाइड करेगा, तो ये लिख दो, ये जो लिखा है रेट ऑफ, मोर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पे भी लिख दो लेस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस के रेट के रिस्पेक्ट में। और ये जो ड्यूरेशन है ये रेट को अफेक्ट नहीं करता, ड्यूरेशन रेट को अफेक्ट करेगा, ठीक है, नहीं करेगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो doesn't affect रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट किसको अफेक्ट करेगा, टोटल, ठीक है, टोटल तो अफेक्ट करेगा ही ना, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो बट अफेक्ट टोटल बायोमास प्रोडक्शन, बायोमास प्रोडक्शन। तो ध्यान में रखना कि ये जो ड्यूरेशन है लाइट का वो रेट को अफेक्ट नहीं करता है। दो बता दी, क्वालिटी क्वांटिटी, एक और चीज रहती है लाइट में, इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी। मैं सोचता हूँ बायो पढ़ाना काफी टफ है, किस लिए, कंटिन्यूअसली आपको बोर्ड पे वर्क करना पड़ता है, कंटिन्यूअसली। इसी वजह से देखना जो बहुत विग्रस बायो टीचर होता है ना, विग्रस का मतलब है कि बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलता है, उसका आवाज फट जाती है, एक 6 to 7 ईयर्स के बाद आवाज फट जाएगी। अन अकेडमी वालों को मत रखना, अन अकेडमी वाले सब बहुत सॉफ्ट स्पोकन, सॉफ्ट स्पोकन, उनके पास में माइक है, बहुत कम, जैसे इस समय भी मैं बहुत कम एनर्जी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। पर अगर यही क्लास में 400 बच्चा भरा हो, 400 के 1000 भी बच्चे भरे होते हैं, ठीक है, तो टीचर फिर बहुत उसमें, जब टीचर यहाँ लिखता है तो लिखने में, जैसे सपोज करो मैं ए बना रहा हूँ तो ए इतना बड़ा बनता है, तो सोचो जब ए इतना बड़ा बनेगा तो बोर्ड में कितना कंटेंट आएगा। और तो बहुत ज्यादा एफर्ट बायो टीचर को लगाना पड़ता है। अन अकेडमी में तो पूरा सारा कुछ वो है, इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है, पूरा डिजिटल हो गया है पूरी तरह से, तो बहुत ज्यादा सामने सब कुछ रखा हुआ है, बोर्ड पे लिखा हुआ है सारा, याद करने की भी जहमत नहीं है, सब कुछ, हाँ सारा लिखा हुआ है, कंटेंट डिलीवर करते जाओ। मतलब आप अगर प्लान करके आए हो कि 1 घंटे में मुझे इतना डिलीवर कर देना, तो डिलीवर हो जाएगा, क्योंकि वो सारा स्लाइड के अंदर सब कुछ पता हुआ है। और बहुत जल्दी मुझे लग रहा है कि ये मॉडर्नाइजेशन हो जाना है, मतलब ऑफलाइन क्लासेस में भी डिजिटल ज्यादा प्लेटफॉर्म बहुत आ जाना है, बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा पूरा, प्रेजेंटेशन में उसी में जैसे वो नहीं लिखते हैं, उसी बोर्ड को उठा के ऑफलाइन क्लास में रख देंगे और उसी पे आप लिखो, नो चौक, नो मार्कर, ठीक है, वो डिजिटल मार्कर यूज होंगे। लाइट इंटेंसिटी के टर्म पे आ जाओ, ठीक है। तो लाइट इंटेंसिटी बेसिकली किसको जन्म देती है, दो चीजें यहाँ पे मुझे दिखानी, एक लाइट सैचुरेशन पॉइंट, ये पूछा जा चुका, अगर आप में से किसी को पता है, लाइट सैचुरेशन, ठीक है। और दूसरा सोलराइजेशन, ठीक है, ये लाइट इंटेंसिटी की वजह से ही तो है। तो लाइट सैचुरेशन पॉइंट क्या बोलता है, ये है रेट ऑफ पीएस, फोटोसिंथेसिस, और इधर की तरफ है लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी। तो लाइट इंटेंसिटी धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेगी, फोटोसिंथेसिस आपकी बढ़ेगी,
ठीक है। और इसके बाद फिर क्या होगा, जो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है वो क्या बोलता है कि एक स्टेज आएगा, उसके बाद वो फिर रेट नहीं बढ़ेगी। तो जिस जिस स्टेज पे फोटोसिंथेसिस की रेट है, जिस लाइट इंटेंसिटी पे फोटोसिंथेसिस की रेट मैक्सिमम होती है, उसी को क्या बोलते हैं? ठीक है, इजी है पूरा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा बेसिकली, ये वाला जो पॉइंट है, इसको मैं दूसरे सेव कर देता हूँ। इसको पूरा मत बनाना, आपको हाफ ही बनाना, अभी इसमें आगे भी कुछ बताना है मुझे। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये कौन सा पॉइंट होगा? लाइट सैचुरेशन पॉइंट। मतलब लाइट इंटेंसिटी, वो लाइट इंटेंसिटी जिसपे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? मैक्सिमम। ठीक है, और वो कौन सी है? 10% ऑफ सनलाइट इंटेंसिटी। एनसीईआरटी में पढ़ना। ठीक है, लाइट सैचुरेशन पॉइंट कितने पे आता है? 10%। जो सनलाइट है उसकी उसकी कितना परसेंट? 10%। ठीक है, उसको बोलते हैं लाइट सैचुरेशन पॉइंट। अब ये एक पॉइंट तो मैंने बता दिया कि लाइट सैचुरेशन पॉइंट कितने पे आता है? 10%। इस पे क्या होगा? इस पे क्या होगा? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है मैक्सिमम होगा। ठीक है, इस जो है ये लाइट सैचुरेशन पॉइंट जो 10% है सनलाइट का, उस पे जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है दैट विल बी द मैक्सिमम। ठीक है, बट अगर उसके बियॉन्ड आप जाते हो, उसके बियॉन्ड आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो, तो एक टाइम ये आएगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। ठीक है, नीचे गिरने लगेगी वो रेट। ठीक है, और इट इज ड्यू टू द सोलराइजेशन इफेक्ट। अभी मैंने क्या बोला था? सोलराइजेशन इफेक्ट बिकॉज ऑफ टू थिंग्स, एक फोटो ऑक्सीडेशन और दूसरा मैंने बोला था फोटो इनहिबिशन। नीचे लिख देते हैं इनहिबिशन, फोटो इनहिबिशन। इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी? स्टॉप कर जाएगी। और इसका मतलब है कि जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक मशीनरी में शॉर्ट में लिख रहा हूँ फोटोसिंथेटिक मशीनरी, फोटोसिंथेटिक मशीनरी का ऑक्सीडेशन हो जाए। तो ये है बेसिकली दो चीज पढ़नी थी लाइट इंटेंसिटी के बारे में। लाइट सैचुरेशन पॉइंट जो कि पहुंच चुका है, सोलराइजेशन इफेक्ट की वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज कर जाएगा। तो ये है आपका क्या, लाइट जो फैक्टर था। सर वो फोटो ऑक्सीडेशन पे ऑक्सीडेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेटिक मशीनरी, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल कंटेंट का जो है इसका। इस तरह से लिखो, जनरली light is not limiting factor और क्या लिख दो, क्या लिख दो, कुछ भी लिख दो। हाँ, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए लाइट जनरली ठीक है। बट अभी जहां पे लिमिटिंग है वो लिख देता हूं, लाइट इज लिमिटिंग फैक्टर। कहां पे? फैक्टर पर साइफाइट्स। साइफाइट्स क्या होते हैं? जो छाया में शेडेड एरिया में प्लांट ग्रो करते हैं। ठीक है, साइफाइट्स के लिए
एक्वेटिक हैबिटेट के लिए, एक्वेटिक हैबिटेट, ठीक है। एक्वेटिक हैबिटेट में जो ऊपर से थोड़ा सा तो लाइट पहुंचती है, ज्यादा डीप में नहीं पहुंचती है। और क्लाउडी डे, जब क्लाउडी डे है, ठीक है, तो भी लाइट हो जाती है, तो ध्यान में रखना। तो ये तो हो गया आपका लाइट के बारे में। कंपनसेशन पॉइंट एक रहता है, तो दिन में बेसिकली मैंने पहले बता दिया कि कंपनसेशन पॉइंट है क्या, और दिन में कितनी बार कंपनसेशन पॉइंट आता है, एक डे के टाइम, दूसरा इवनिंग के टाइम, मतलब डे कह रहा हूं, मॉर्निंग और इवनिंग, ठीक है, नहीं लिखाऊंगा मैं। अब आते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बेसिकली अफेक्ट बोथ, बताओ क्या लिख दूं, लाइट एंड डार्क रेज, दोनों को अफेक्ट करता है, ठीक है। और जो टेम्परेचर का अफेक्ट है वो किससे देखा जाता है, क्यूटेन वैल्यू से। और क्यूटेन वैल्यू क्या है, ये है रेट, ठीक है, रेट एट टेम्परेचर टी, रेट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर टी एंड रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये रेशियो है, रेट ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर टी प्लस 10 डिग्री डिवाइडेड बाय, ठीक है, एट टी टेम्परेचर। और ये जो Q10 है ये 2 to 3 होता है, 2 और किसके लिए, फॉर डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। ये Q10 जो वैल्यू है फॉर, ये ध्यान रखना, ठीक है, फॉर लाइट रिएक्शन ये 1 है, लाइट रिएक्शन 1, ऐसा क्यों, क्योंकि जो आपका डार्क रिएक्शन है वहां पे एंजाइम्स का रोल ज्यादा, ठीक है, मोर एंजाइमेटिक रिएक्शंस इन कंपेयर टू द लाइट रिएक्शन। इसलिए अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एक लिमिट है, उसकी एक लिमिट है, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करते हो तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस 2 to 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब ये है Q10, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा सर, Q10, ठीक है। तो Q10 टेम्परेचर की जो रेट है उसको किससे इवेलुएट करते हो, टेम्परेचर कोफिशिएंट। और ये है फार्मूला, ये सर का आपका फार्मूला है केमिस्ट्री का, मुझे बताना नहीं चाहिए था, मैंने बता जरूर दिया है, ठीक है। वो डार्क रिएक्शन के लिए 2 और 3 होगा, रिएक्शन जो लाइट है उसके लिए 1 होगा। एक और चीज लिख दो कंपनसेशन पॉइंट के रिस्पेक्ट में, टेम्परेचर भी कंपनसेशन पॉइंट देगा। काफी थकान महसूस कर रहे हो तुम लोग ना, टेम्परेचर कंपनसेशन पॉइंट, मैं 60 पे लिख रहा हूँ, बच्चे मैं थक गया हूँ लिखते लिखते, ठीक है। कंपनसेशन, तो जो टेम्परेचर कंपनसेशन पॉइंट है वो C3 और C4 प्लांट का अलग अलग, ठीक है, फॉर C4 पर C, बता सकते हो कितना होगा, इसका आप लिख दो 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसका नहीं बच्चे, मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ, रुक जरूर, उल्टा नहीं है, कुछ और लिख दिया मैं, किसी और चीज को बताने के उसमें था। तो कंपनसेशन पॉइंट उसका है भी नहीं, तो कंपनसेशन पॉइंट हटा लो यहाँ से, सिर्फ इसको काट दो टेम्परेचर, क्योंकि मेरे पास है नहीं, मैं लिखा नहीं पाऊंगा और आपको पूछेगा भी। यहाँ पे टेम्परेचर के पीछे लिख दो ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम, ठीक है। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे इनिशिएट होती है, तो मुझे लग रहा है 5 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, पूछेगा नहीं आपसे। ऑप्टिमम टेम्परेचर आपको पता ही है, ये क्या है, इस पे रेट क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। और ये जो C3 प्लांट्स हैं, C3 प्लांट्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होगा,
22, कई बार 20 to 30 भी लिख देता है, ठीक है, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। और इसका क्या है C4 प्लांट के लिए? (35 to 40 डिग्री सेल्सियस। मैं एक बार रीचेक कर लेता हूं अगर कुछ दिक्कत है तो। ये कहीं पर 30 भी दिया होता है तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 35 ऑप्टिमम टेम्परेचर ही। आते हैं CO2 के ऊपर। तो जो प्रेजेंट डे CO2 कंसंट्रेशन है, प्रेजेंट डे CO2 कंसंट्रेशन, इट इज लिमिटिंग फॉर C3 प्लांट। C3 प्लांट के लिए लिमिटिंग है, मतलब कम है उनके लिए, ठीक है। बट नॉट लिमिटिंग फॉर, किसके लिए लिमिटिंग नहीं है? लिमिटिंग फॉर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूं, एनसीईआरटी का पॉइंट, ठीक है। C4 के लिए लिमिटिंग नहीं है, क्यों? क्योंकि उनके पास एक स्पेशल मैकेनिज्म है टू कंसंट्रेट द CO2 इन बंडल सील्स। बंडल सील्स जहां पे फिक्सेशन चल रहा है, डार्क रिएक्शन चल रही है, उनके लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म है, तो वो नहीं है, ठीक है। और जो C3 प्लांट्स है उनके लिए लिमिटिंग, C3 प्लांट्स के लिए लिमिटिंग, ओके। अब इसकी वजह से, ये लिमिटिंग होने की वजह से, ऑन इंक्रीजिंग CO2 कॉन्सेंट्रेशन, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन जब आप इंक्रीज करोगे तो जो C3 प्लांट्स हैं, C3 प्लांट्स क्या शो करेंगे बताओ? CO2 फर्टिलाइजेशन, CO2 फर्टिलाइजेशन ही है ना? हाँ, CO2 फर्टिलाइजेशन, CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट क्या होता है? आप अगर CO2 के कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करेगा, मतलब बायोमास इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो आप लिख दो, यहाँ लिख देता हूँ, ऑन इंक्रीजिंग CO2 कॉन्सेंट्रेशन एक लिमिट तक, ठीक है, वो क्या होगा? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, या बोल सकते हो बायोमास प्रोडक्शन, तो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है। बट अप टू सर्टेन लिमिट, जैसे ही अभी जो प्रेजेंट डे CO2 कंसंट्रेशन है वो कितनी है? एनसीईआरटी कितना लिखता है? देखो बच्चे, एनसीईआरटी में कितना लिखता है? पहले तो 0.368 ppm थी, अभी शायद 0.395 हो गई है, हाँ नहीं है? देखो 0.39, मेरे पास, किसी के पास एनसीईआरटी? क्या यार, बहुत टाइम लगता है। नीचे इसने परसेंट लिखा हुआ है। जिसको एनसीईआरटी पढ़ना, बहुत सारी चीजें लिखी है, मैं सारी चीज नहीं लिखा सकता, बहुत सारी चीजें वहां पे लिखी हुई है मेरा। तो ये ध्यान में रखना, यहाँ पे मैंने पहले बता दिया है कि इसको आप इनडायरेक्टली बोल सकते हो बायोमास। भाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज हो गया तो टोटल बायोमास पर बचे, हंसो मत, सब कुछ दिखता है मुझे यहाँ से, इतना बड़ा रूम नहीं है, तो सब दिखता है। तुम अगर गर्दन को इधर से इधर करोगे ना, वो भी मुझे दिख जाएगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ा करो। मैं क्या लिखा था? अच्छा, ये
ये लिख लो, या एनसीईआरटी आपका इस तरह से लिख रहा है, ठीक है, 0.03 to 0.04%, ठीक है, ये भी लिख सकते, ये एनसीईआरटी लिख रहा है आपका, ठीक है, ये आपका 39 है। तो ये जो C3 प्लांट्स हैं, ये बोलते हैं कि अगर आप CO2 कॉन्सेंट्रेशन, नीचे पॉइंट लिखना, ठीक है, अगर आप CO2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको अप टू 500 ppm तक, 395 ppm है, क्या है, मेरा दिमाग वर्क नहीं कर रहा, थक गया है पूरी तरह से। ओके, ठीक है, ये पॉइंट नहीं है, सॉरी, यहाँ तो है, यहाँ नहीं, ये सही, अप टू 500 ppm, ठीक है, अप टू 500 ppm ये चीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, अप टू 500 ppm आपको ये चीज देखने को मिलेगी। और एक दो चीजें और रहती हैं, उसके बाद H2O जनरली डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता है। H2O क्या करता है, H2O अगर कम है तो क्या होगा, ट्रांसपायरेशन रुकेगा, ट्रांसपायरेशन रुकेगा, कैसे रुकेगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, अगर स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज स्टॉप होगा, दैट मींस कि अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस को क्या कर देगा, रोक देगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस को रोक देगा। तो टाइम कितना होगा बच्चे अभी, इसने बोला बहुत ज्यादा, 1:30 तक तो क्लास ही है। वैसे भी क्लास 1:45 से तो क्लास ही चली होगी बच्चे। चलो मैं इसको तो बेटा आप खत्म करके ही छोड़ो, कुछ वहां पे ग्रीन हाउस क्रॉप्स के नाम है, टोमेटो वगैरह, बेल पेपर वगैरह, उनको लिख लेना आपने उसमें, ठीक है। H2O का लिख दो, डजंट अफेक्ट डायरेक्टली, ठीक है, बट इनडायरेक्टली क्लोज स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा क्लोज होंगे, गैसेस एक्सचेंज क्या हो जाएगा, गैसेस एक्सचेंज स्टॉप हो जाएगा, और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज कर जाएगी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक और चीज आपको मैं बता दूं कि जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, स्टोमा में होती है। स्टोमा किसका बना है मेजरली, वाटर का। तो जो डार्क रिएक्शन की मतलब डार्क रिएक्शन की जो रिएक्शंस हैं वो क्या होंगी, अगर वाटर की अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम करेगी वो अफेक्ट होंगी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होंगी। तो डजंट तो जो है डायरेक्ट तो नहीं अफेक्ट कर रहा है, पर इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर को रिड्यूस करने के लिए, अगर कम वाटर है तो लॉस ऑफ वाटर को रिड्यूस करने के लिए स्टोमेटा क्या होंगे, क्लोज होंगे, और क्लोज हो रहे हैं तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट में मैं रेस्पिरेशन में मिलूंगा, ठीक है, नेक्स्ट, और कल हम स्टार्ट करेंगे